सर यू आर लाइव। नमस्कार और स्वागत है आज। एक हम नई चर्चा, एक नया टॉक शो करने जा रहे हैं आज से। हमें बहुत प्रसन्नता है, हमारे साथ देश के, भारत के एक प्रख्यात आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के इस शो में। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम है आपको। दोस्तों जी आज नमस्कार चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे इस टॉक शो के लिए बुलाया, थैंक यू। जी, आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब। आप जैसे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में आप रीजनल आयुर्वेदिक एंड यूनानी अधिकारी के पद पे तैनात रहे हैं। आपके जीवन का लंबा अनुभव जो है वो उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद से संबंधित सेवाओं को प्रदान करने में रहा है। वहाँ के औषध निर्माण प्रक्रिया में, वहाँ के आयुर्वेद की प्रोन्नति में, विकास में आपने सारी की सारी प्रक्रिया बहुत पास से देखी है। डॉक्टर साहब, आज हम अपने साथियों को, दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं, उनसे उनको बताना चाहते हैं कि हम आपसे आज ये चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर आयुर्वेद के, आयुष सिस्टम्स के विकास के लिए कौन-कौन सी चुनौतियां हैं और कौन-कौन से इनोवेटिव, कौन-कौन से नए-नए तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से हम आयुर्वेद को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि में बता देता हूँ। हमारा पहला संदर्भ जो है वो ये है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर औषधीय पौधों के कृषिकरण की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनके संरक्षण और संवर्धन को ध्यान दे रहे हैं। उसका संयोग ये है कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के जो रीजनल सेंटर, जो क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र जो जोगिंदरनगर हिमाचल प्रदेश में स्थापित है, लगभग पिछले 4 वर्षों से, जब से माननीय वैद्य राजेश कुटेचा जी सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार आए हैं, और अभी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड में डॉक्टर प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी उनके प्रमुख कार्यकारी के तौर पे कार्यभार संभाल रही हैं। इसी दौरान हम लोग उत्तर प्रदेश में, मैं इसके जो क्षेत्रीय सुगमता केंद्र के रीजनल डायरेक्टर के तौर पे काम को देख रहा हूँ। 7 राज्यों के काम को हम देख रहे हैं। तो प्रमुखतः जो हमारा काम है वो एक सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा, जो कि औषधीय पौधों के संरक्षण संवर्धन के लिए काम कर रहा है। डिमांड को सप्लाई से जोड़ना एक जरूरत है हमारी, हम उसी विषय में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब, जैसे आप इस समय में लगभग 50 के आसपास आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष करके आयुर्वेद के स्टूडेंट्स को उनकी कैरियर काउंसलिंग के लिए मदद कर रहे हैं। और आप विश्व आयुर्वेद परिषद के उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यक्ष भी हैं, और विश्व आयुर्वेद परिषद के आप कार्यालय सचिव, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव भी हैं। तो लंबा अनुभव आपके पास है। तो हम शुरुआत इससे करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आप ये बताएंगे कि ये 25 करोड़ की जनसंख्या वाला ये जो राज्य है, यहाँ इस राज्य के अंदर वर्तमान में आयुर्वेद का ढांचा किस तरह से है, और आप क्या चुनौती इसके अंदर देखते हैं कि इसको बेटर, इसको अच्छा करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, डॉक्टर साहब? अरुण चंदन जी, आपने आज का जो विषय ये लिया है, ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद प्रेमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब मैं आयुर्वेद प्रेमी कहता हूं तो उसमें आयुर्वेद के विद्यार्थी, आयुर्वेद के अध्यापक, आयुर्वेद के औषधि निर्माता और आम जनता, ये सभी उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश लगभग 25 से 26 करोड़ की पॉपुलेशन वाला बड़ा राज्य है। और आयुर्वेद की पृष्ठभूमि की अगर हम थोड़ी चर्चा करें तो ये उन राज्यों में से है जिसमें काशी में, हरिद्वार में उस समय आयुर्वेद के महाविद्यालय स्थापित किए गए थे, जब देश भर में गिने चुने आयुर्वेद कॉलेज ही हुआ करते थे। जी। अब जिस तरीके से प्रचार प्रसार बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, 2 विषय अगर हम लेते हैं, एक है चिकित्सा वाला विषय, एक विषय है सर्विसेज वाला, यानी कि मेडिकल सर्विसेज आयुर्वेद की, और तीसरा विषय है औषधि निर्माण का, और चौथा विषय अगर हम लें औषधीय पौधों के कल्टीवेशन का। तो इसमें मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इतने दिनों के बाद भी आयुर्वेद की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में वो प्रगति नहीं हुई जितनी मैं अपेक्षित समझता था। ये मेरा व्यक्तिगत अपेक्षा हो सकती है।
जी, हमारे पास में इतने बड़े राज्य में 2000 के आसपास डिस्पेंसरीज हैं आयुर्वेद की, जो 3 स्तर पर काम करती हैं। कुछ डिस्पेंसरीज इस तरीके की हैं कि जो ओपीडी लेवल पर ही काम करती हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। उसके बाद में अधिकांश हमारी जो आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली स्थापित है उत्तर प्रदेश में, वो 4 शैय्यायुक्त अस्पताल हैं, जिसमें 4 बेड हैं और उसमें एडमिट करने की फैसिलिटी होती है। एक उसमें और ऐड हुआ है जो 15/25, यानी कि कहीं 15 बेड का है और कहीं 25 बेड का है। ये प्राय जो है महानगरों में या तहसील लेवल पर जो मुख्यालय होते हैं, वहां पर 15-25 बेड के चिकित्सालय, 25 बेड और 15 का मतलब वहां पर इतने रोगियों को अंतरंग सुविधाएं हम दे सकते हैं। शिक्षा में हमारे पास में लगभग 80 से 100 आयुर्वेद के कॉलेज फंक्शनिंग में हैं इस सत्र से अगर हम चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें अधिकांश जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। शासकीय स्तर पर हमारे पास 7 ही आयुर्वेद के कॉलेज हैं इतने बड़े प्रदेश में। तो ये एक मुझे लगता है कि वो नहीं है, एक तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके बच्चों को शासकीय स्तर पर आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की जा सके। दूसरा विषय ये भी है कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। अभी अगर हम क्षेत्र से बात करें तो अगर हम इधर आगरा से लेकर और सहारनपुर तक, जिसको हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, तो यहाँ लगभग लगभग 30 से 35 आयुर्वेद के कॉलेज एक ही बेल्ट में हैं। जी। तो ये भी एक विषय है जिस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। तो कॉलेज और वहाँ की जो दूसरा एक और विशेष बात मैं यहाँ संदर्भित करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का अकेला ऐसा राज्य है जहां आयुष की तीनों विधियों के डायरेक्टरेट अलग अलग हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। प्राय प्राय हर राज्य में आयुष विभाग है, उसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, जहाँ सोवा रिगपा और जहां पर सिद्धा है, वो एक सम्मिलित रूप से देखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में शासकीय स्तर पर, यानी कि सेक्रेटरीट स्तर पर, तो विभाग एक ही है। पहले ये मेडिकल एजुकेशन का हिस्सा हुआ करता था, अब अलग से आयुष विभाग की परिकल्पना की गई और आयुष विभाग का निर्माण हो गया। आयुष मंत्री भी हमारे राज्य में है, ये पद है। लेकिन डायरेक्टरेट स्तर पर डायरेक्टर आयुर्वेद बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, डायरेक्टर होम्योपैथ अलग से काम कर रहे हैं, डायरेक्टर यूनानी अलग से काम कर रहे हैं। तो मेरी समझ में शायद ये अकेला ऐसा राज्य है कि जहां तीनों प्रचलित जो पद्धतियां हैं उनके डायरेक्टरेट अलग अलग हैं, उनका बजट एलोकेशन अलग है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं जब यूनानी सिस्टम अलग, होम्योपैथी शुरू से ही अलग है, लेकिन जब आयुर्वेद से यूनानी को अलग किया गया तो वहां एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि जिला स्तर पर इस पद का नाम क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी है। और जब ये बाइफर्केशन हुआ, अलग से यूनानी विभाग स्थापित किया गया, तो वहां ये दिक्कत आई कि कौन कौन सी पद्धति को देखेगा। तो वो अभी भी बहुत क्लियर नहीं चल रहा है। कुछ जिलों में जिला स्तर को छोड़ के क्षेत्र स्तर पर यूनानी के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी बड़ी संख्या में ऐसे जिले हैं कि जहां दोनों पद्धतियों को जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ही, ऐसे ही औषध निर्माण में भी बाइफर्केशन है। अच्छा। औषध डॉक्टर साहब, यूनानी जैसे के लिए जैसे मैं जी जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरे आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं औषधीय पौधों की, जड़ी-बूटियों की खेती की बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा एरिया पूरे देश की तुलना में अगर मैं बाकी राज्यों को देखता हूँ, तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर जड़ी-बूटियों की खेती की जाती है। और ख़ास करके जो तकनीकी पहलू हैं कृषि से संबंधित, चाहे उनकी वैराइटीज़ का है, कल्टीवार्स के मुद्दे हैं, तो सीमैप और एनबीआरआई जैसे संस्थान हैं जो प्रदेश के अंदर बहुत पूरे राष्ट्र के लिए बड़ा बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए आयुर्वेद के जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं, जो आयुर्वेद का निजी चिकित्सा कार्य करने वाले भी हमारे साथी हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में, ग्रामीण परिवेश में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो किसानों द्वारा खेती को करना और प्रैक्टिशनर और उद्योग, इनका आपस में समन्वय, सामंजस्य की संभावना आपको दिखाई देती है? देखिए, संभावना ही नहीं दिखाई, ये बिल्कुल बैरन फील्ड है उत्तर प्रदेश के हिसाब से।
यहाँ जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका इंडस्ट्री से फिनिश गुड्स में तो तारतम्य है, लेकिन औषधीय पौधों का बहुत ज्यादा प्रचलन या बहुत ज्यादा जानकारी फिजिशियंस और इवन औषध निर्माताओं को नहीं है। आपसे जब भी बात होती है, आपकी जानकारी से मुझे भी जानकारी अपडेट करने का मौका मिलता है, और आपने बताया कि बहुत लार्जर स्केल पर औषधीय पौधों की खेती यहाँ पर हो रही है। इससे पहले भी आई थिंक 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार ने औषधीय पौधों के लिए एक नीति निर्धारण का काम किया था। कुछ पौधों को भी उसमें लिस्ट किया था कि उसमें किसान किस तरीके से उनको ग्रो कर सकते हैं, टेक्निकल नो हाउ के साथ में वो सारा किया था। लेकिन अभी भी अधिकांश क्षेत्र में जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको औषधीय पौधे अगर रो हर्ब्स के रूप में चाहिए, तो उनकी जानकारी प्राय उनको नहीं है, और कोई यूनिफाइड प्लेटफॉर्म भी नहीं है कि जहां से जाकर वो अपनी इस डिमांड को पूरा कर सकें। आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे लगभग कितने प्रतिशत चिकित्सक रॉ मटेरियल को सीधा किसान से खरीदने को इच्छुक हो सकते हैं? कोई कोई अंदाजा हम लगा देखिए, सकते हैं? जो अब अभी पिछले 2 वर्षों का अगर अनुभव शेयर करें, जो कि एक बहुत विस्तृत रूप से इसकी डिमांड हमारे चिकित्सकों के बीच में आई है, खास तौर से जब से अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, इन सब चीजों का प्रचार प्रसार आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, और जैसा आपने कहा कि हमारे विजनरी प्रधानमंत्री और उनके साथ में हमारे विजनरी सचिव आयुष राजेश कोटेचा जी, इनके प्रयास से जितना प्रचार प्रसार हर माध्यम से किया गया है, तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे चिकित्सक ये चाहते हैं कि वो बजाय कंपनी से सीधे सीधे खरीदने के, वो अगर उनको अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय इनके पाउडर फॉर्म में या वैसे हर्ब्स के रॉ मटेरियल के रूप में अगर उपलब्धता हो, तो वो निश्चित रूप से अपने रोगियों को सस्ते दामों पर एक सुलभ चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं। ये अब मेरे अपने अनुभव में धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ये डिमांड ग्रो हो रही है, और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खाली मैदान है जहां की इसकी संभावनाएं मुझे नजर आती हैं। डॉक्टर साहब, लगभग 100 से ज्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बुंदेलखंड उसके आसपास के क्षेत्रों में शतावरी, कालमेघ, तुलसी और इनकी खेती कर रहे हैं। झांसी के आसपास के किसानों के बड़े समूह हमारे संपर्क में हैं, कानपुर है या दूसरे लगभग उत्तर प्रदेश के हर जिले में। मैं गाजीपुर जिले की भी आपको बात बताना चाहूंगा, जहां लगभग 100 किसानों का एक समूह है जो कि पिछले 25-30 सालों से उन सब पौधों के कृषिकरण में लगा हुआ है जिनकी मार्केट को डिमांड है। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या सरकारी व्यवस्था के अंदर जो जैसे आपने कहा 2000 से ज्यादा हमारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं आयुष के, आयुर्वेदा के, या तीनों सिस्टम्स के प्रदेश के अंदर, क्या उनके साथ इन किसानों का सीधा संबंध हो सकता है? वहां कोई चीजों की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं? हाँ, उसमें जब मैं शासकीय सेवाओं में था, तो उस समय एक बजट एलोकेशन होता था, और उसका नाम होता था कच्ची औषधियों के खरीदने के लिए। तो उसका कंसेप्ट ये था कि आयुर्वेद, जैसा कि आप भी आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, कि बहुत सारी इस तरीके की व्याधि होती हैं जिनके निराकरण के लिए उस क्षेत्र विशेष में ही वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ऐसा जी। एक बजट एलोकेशन जो उस चिकित्सा अधिकारी के विवेक पर ही था, कि आपको लग रहा है कि स्थानीय लेवल पर आपको किसी लोकल मेडिसिन की जरूरत है, कच्ची औषधियों की जरूरत है, फिनिश गुड्स नहीं है, तो आप उसको इस बजट के अंतर्गत खरीद सकते थे। वर्तमान में चूंकि मैं सेवानिवृत्त हुई काफी दिन हो गया हूं, तो वो एलोकेशन अभी कितना होता है उसकी सही सही जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक विषय हो सकता है अगर हम इसको आगे गवर्नमेंट के साथ में परस्यू आप और हम मिलकर करें, कि एक व्यवस्था ऐसी बना दी जाए कि इस बजट एलोकेशन को थोड़ा बढ़ाया जाए, और एक क्षेत्र विशेष के लिए, फॉर एग्जांपल आपने बुंदेलखंड और गाजीपुर क्षेत्र का चर्चा किया, तो वहां उपलब्ध कच्ची औषधियों की एक सूची गुणवत्ता के साथ में अगर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी के पास में जाती है, तो वो अपने उस क्षेत्र के चिकित्सकों से डिमांड ले सकता है कि इन औषधियों की क्या क्या आपको कितनी मात्रा में आवश्यकता है। तो मेरे अपने विचार से ये विन विन सिचुएशन रहेगी कि जो हमारे हर्ब ग्रोवर्स हैं, उनको स्थानीय लेवल पर एक मार्केट मिल जाएगा,
और हमारे चिकित्सकों को एक क्वालिटी रॉ मटेरियल या कच्ची औषधियों के रूप में औषधि मिल जाएगी, जिससे आम जनता को ज्यादा त्वरित गति से और प्रभावकारी ढंग से चिकित्सा दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये मैं इस पर हमें काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपने ठीक कहा। मैं अभी अपने कुछ मित्रों से उत्तर प्रदेश में बात कर रहा था, लखनऊ में, जैसे अपने पीएस ओझा जी हैं, सीमैप के वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर वीरेंद्र जी हैं, डॉक्टर राकेश वर्मा जी हैं, इनसे बात हो रही थी। तो संभावनाएं इतनी है कि कोविड के समय में नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के पास लगभग 71,000 मीट्रिक टन की करीब 125 जड़ी बूटियों की डिमांड है, जो कंपनियां जो है सीधे किसान से खरीदना चाहती हैं। हमारे केंद्र भी इस विषय में प्रयास कर रहे हैं कि हम किसानों का कंपनियों के साथ सीधा समझौता कराएं। ये एक पहलू तो ये है, लेकिन मुझे जो अभी जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो बहुत शुरू में ही, काफी समय पहले, मनरेगा के साथ में औषधि पौधों की खेती का समन्वय स्थापित कर दिया था, एक तरह से कन्वर्जेंस का काम कर दिया था। जैसे आपने कहा कि जो हमारे आयुर्वेद के चिकित्सा अधिकारी हैं, जो जो संस्थानों में कार्यरत हैं, और वहां की आसपास की पंचायतों में अगर ये मनरेगा के साथ में संसाधन उनको मिल जाते हैं, लेबर मिल जाती है, तो क्या हम छोटी कोई निर्माण प्रक्रिया की कल्पना, निर्माणशाला की कल्पना भी उसी चिकित्सक की देखरेख में कर सकते हैं? वहां गांव की फैक्ट्री लगाने के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें कम से कम क्षाय जो है या पाउडर्स हैं, जो कि जैसे आपने कहा कि स्थानीय बीमारियों के मुताबिक अगर हम उनमें कुछ इंटरवेंशन या उसमें कुछ दखल करने की कोशिश करें, तो क्या इस तरह की बात की भी चर्चा हमें करनी चाहिए? देखिए, इसमें दो विषय आते हैं। एक विषय आता है रॉ हर्ब्स और एक विषय आता है किसी भी निर्माणशाला के द्वारा निर्मित औषधि। उदाहरण देके स्पष्ट करना चाहूंगा। मान लीजिए हमें त्रिफला चूर्ण चाहिए, तो त्रिफला चूर्ण में हरड़, बहेड़ा और आंवला तीनों अलग अलग रॉ मटेरियल के रूप में हम कहीं से खरीद सकते हैं। उनको अपने यहाँ ग्राइंड करा सकते हैं या कर सकते हैं, और उनको रॉ मटेरियल के रूप में हम अपने डिस्पेंसरी से या गवर्नमेंट उनको अलग अलग क्रूड ड्रग में खरीद सकती है। लेकिन अगर वही तीनों द्रव्य हम किसी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू आते हैं, तो वहां रूल्स एंड रेगुलेटरी इश्यूज आता है कि बिना लाइसेंस के आप कोई दवाई ना विक्रय कर सकते, क्योंकि लाइसेंस ही विक्रय करने के लिए है। तो ऐसे में मेरे मन में एक परिकल्पना है, हालांकि मेरी परिकल्पना नहीं है, वो आयुष मिनिस्ट्री ने बहुत पहले क्लस्टर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एक चलाई थी, और उसमें ये भी था कि एक क्लस्टर ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स, अगर वो चाहते हैं तो वहां पर एक लेबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस और एडवांस लेवल के टेस्ट करने की व्यवस्था, और उसमें बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये चलाया था। अनफॉर्चुनेटली शायद उत्तर प्रदेश में उस क्लस्टर स्कीम्स को किसी ने नहीं लिया, एक आध राज्यों में उस स्कीम को लिया गया है। यहाँ ये हो सकता है कि हम बहुत अधिक तो नहीं, आप एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक क्षेत्र विशेष को चुन सकते हैं, और जो वो समूह है 100 किसानों का, 50 किसानों का, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट किया जाए, और वहां पर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एज पर जीएमपी स्पेसिफिकेशंस कुछ निश्चित मात्रा में, चाहे उसमें एक्सट्रैक्शन हो, चाहे उसमें क्षार बनाने का हो। क्षार तो एक इस तरीके की चीज हो रही है कि मुझे नहीं लगता कि बहुत कंपनी क्षार बना रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और उसको आगे बढ़ाकर उस क्षेत्र विशेष के क्षेत्राधिकारी से मिलकर, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के एसोसिएशन से मिलकर हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि ये द्रव्य जो हैं, ये औषधियां स्थानीय लेवल पर ग्रो की गई हैं, स्थानीय लेवल पर उत्तम गुणवत्ता के साथ में इनका निर्माण किया गया है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा। जैसे आपने क्षार का जिक्र करा, हमारे सत्व हैं, गिलोय सत्व जैसी चीजें हैं, ये बड़ी निर्माणशालाएं इनको बनाने में कोई इंटरेस्ट लेती नहीं है, हालांकि इसकी मार्केट बहुत है पूरे देश के अंदर। और देखिए, निश्चित रूप से ये अगर मैं डोजेज फॉर्मेट में जाता हूँ, डोजेज फॉर्म को अगर हम इवन चरक के संदर्भ को भी देखते हैं, तो मेरे ख्याल से लगभग 100 से ज्यादा हमारे प्रकार की औषधियां, मतलब उसकी परिकल्पनाएं बनती हैं। तो मैं इस विषय में एक और आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि जैसे देखिए, क्षार बनाना है या गिलोय सत्व बनाना है, या इस तरह की अनकॉमन सी जो भी प्रेपरेशंस हमारी
क्लासिकल जो रिकमेंडेड हैं, तो अगर, क्योंकि देखिए सत्व बनाने की तकनीक अवेलेबल नहीं है हमारे पास, उपलब्ध नहीं है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है, क्षार के लिए हमारे पास वैज्ञानिक इंटरवेंशन नहीं है, एक जो टेक्नोलॉजिकल चाहिए। मैं संयोग से अभी पिछले दिनों मेडिटेक कानपुर आईआईटी में गया था, वहां मैंने ये सारी चुनौतियां, प्रोफेसर राम कुमार वहां हैं, उनके साथ रखी थी, सीमैप के वैज्ञानिक भी मेरे साथ थे, कि आयुर्वेद के अंदर जो चुनौतियां हैं उनको आप मदद करिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी विकसित करिए, और खास करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है किसान क्या है, दुगना करना। सो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर साहब, जो ये हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का मसला है, अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा कि कोई हमारे कोऑपरेटिव संगठन है, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनियां हैं, अगर एक क्षार पे ही स्पेशलाइजेशन कर ले, जो वो उसके आसपास जो जड़ी बूटियां होती हैं, कोई पाउडर पे स्पेशलाइज कर ले, कोई क्षायम पे स्पेशलाइज कर ले, और क्योंकि आज के युग में सरकार की तरफ से गरीब तबके के लोगों को या महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट जो है वो उपलब्ध है, तो क्यों नहीं हम छोटे स्तर पे लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हुए अगर हम ऐसी परिकल्पना करें, तो ऐसे कुछ पायलट करने की संभावना उत्तर प्रदेश में दिखती है। आप, मुझे लगता है, सहमत होंगे मेरे साथ इस विषय में। जी, इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं हम, चूंकि आपने अभी किया कि कुछ ऐसे हमारे डोसेज फॉर्म हैं जिस पर बड़ी कंपनियां काम नहीं करती हैं। गिलोय सत्व के विषय में मुझे एक पुराना संस्मरण याद आ रहा है। यहाँ एक बड़े प्रसिद्ध वैद्य आदरणीय मुकुंदलाल द्विवेदी जी हुए हैं, जो बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में निदेशक के पद पर भी रहे, बाद में यहाँ मूलचंद खैराती राम के डायरेक्टर भी रहे। तो उनसे मेरी एक बार चर्चा हो रही थी, मैंने अपना अनुभव बताया उनको कि ऐसे ऐसे एक रोगी को गिलोय सत्व दिया, तो उसने आके कहा कि मुझे चक्कर आने लगे। तो उन्होंने मेरे से यही सवाल किया कि गिलोय सत्व एक अद्भुत औषधि है आयुर्वेद की, लेकिन वो बनता कैसे है और बनाया कैसे जाता है, इस पे बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर गिलोय सत्व को, खाली गिलोय सत्व को ही, माने अब जितना कोरोना के टाइम में गिलोय का प्रचार प्रसार हुआ है, तो गिलोय घनवटी जितनी बिकी, अगर उसका कहीं कोई रिकॉर्ड हो, तो गिलोय घन के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज भी आगे आ जाएंगी। तो इसमें एक चीज और चंदन जी, अगर पॉसिबल हो सकता है क्या, एक और ऐसी डोजेस फॉर्म है जिसका उत्तर प्रदेश के प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स प्राय कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत पोटेंट एक डोजेस फॉर्म है, और जो भारत सरकार ने कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल गाइडलाइंस आयुर्वेद के लिए डाली है, उसमें उनके काफी सारे प्रिपरेशंस आते हैं, वो है घृत प्रिपरेशन। तो अगर हम उस पायलट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ घृत को ही जोड़ लें, सतावर घृत है, अर्जुन घृत है, तो उसमें क्या है कि घी को, दूध को स्थानीय लेवल पर कलेक्ट किया जाए और वही शास्त्रोक्त तरीके से घृत बनाकर उसको फोर्टिफाइड किया जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा वैल्यू एडिशन कुछ हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये हमारे गाजीपुर के आसपास में काफी किसान हैं जो ब्राह्मी की खेती करते हैं। बैकोपा मोनरी की खेती बहुत बड़े स्तर पे होती है, आपको पता है, इससे अच्छा मेदे रसायन नहीं है, और हमारे यहाँ A2 मिल्क का प्रचलन भी खूब हो रहा है। मुझे ताज्जुब हुआ, यहाँ मैं हिमाचल प्रदेश में भी देखता हूँ, काफी विदेशी लोग जो है वो हमारे यहाँ से A2 मिल्क लेके जाते हैं, और ये जो आपने मेडिकेटेड, हमारे जो घृत कल्पना है आयुर्वेद की, तो वो मेडिकेटेड घी के नाम से भी यहाँ से वैद्यों से बनवा के ले जाते हैं। इसका प्रचलन काफी बड़ा है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ आपका कि आपने ये भी एक विचार दिया, और उत्तर प्रदेश के संघ में इस विषय पे जरूर हम सोचेंगे, मिलजुल के सोचेंगे, आप भी उसमें शामिल होंगे जरूर। इसमें डॉक्टर साहब, एक चंदन चीज जी मैं और विशेष, कहना चाहूंगा। सर बीच में रोक रहा हूं आपको, इसमें इसी जी संदर्भ में प्लीज एक प्लीज। बात और मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा क्षेत्र है, दो तीन क्षेत्र हैं ऐसे, जैसे अयोध्या का क्षेत्र है, और मैं उल्लेख करना चाहूंगा वृंदावन और मथुरा का। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं जिनके पास में 10,000 से लेके 50,000 तक गोवंश है। जी जी, बहुत अच्छा है। तो ये, पिछले तो दिनों ये मेरा तो, अनुभव रहा एक, हाँ जी जी, प्लीज प्लीज बोलिए 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 प्लीज। हाँ, तो इसमें अभी एक बड़ा मेरा अनुभव था कि मथुरा में वेटनरी यूनिवर्सिटी है, तो वेटनरी यूनिवर्सिटी जी ने ये प्रयोग किया, हमारा भी आग्रह था उनसे, और उससे पहले भी उस पर काम कर रहे थे, कि अगर हम सतावर एज ए फोडर यूज करते हैं,
तो क्या सतावर के जो एल्कलॉइड्स हैं और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कितनी मात्रा में काऊ यूरिन में और काऊ मिल्क में ट्रांसफर होते हैं। तो ये एक बहुत सकारात्मक स्टडी है। कितने देर के बाद में कितनी मात्रा में सतावर मिला जाए, वो अलग-अलग एक पायलट प्रोजेक्ट था कि उसमें कुछ गायों को केवल सतावर पर रखा गया, कुछ गायों को सतावर के साथ में जो रेगुलर फ़ोडर है उसको मिलाकर दिया गया। तो और उसमें बहुत सकारात्मक, तो किसी गाय का जिसको हम सतावर ही खिला रहे हैं और उसके दूध से फिर हम सतावर फ़ोर्टिफाइड घृत बनाते हैं। तो ये परिकल्पनाएँ तो अनंत हैं, बस इनको धरातल पे लाने के लिए आप जैसा व्यक्ति चाहिए। सर मिलके करेंगे सर। एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि मैंने हिमालय में भी सभी राज्यों में काम किया है, खूब घूमा भी हूँ। परंतु एक चीज मुझे उत्तर प्रदेश के विषय में कहनी है। मैं चाहे गाजीपुर के किसी दूरस्थ गांव में जाता हूँ, बनारस के किसी गांव में जाता हूँ, या झांसी कानपुर की तरफ जाता हूँ, मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर लोक स्वास्थ्य परंपराओं का एक बहुत ही एक समृद्ध खजाना मिलता है। गांव के अंदर स्वास्थ्य से, जड़ी बूटी से संबंधित लोकोक्तियां, पुराने चिकित्सक, पुराने पारंपरिक वैद्य, हालांकि वो लुप्त हो रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के तौर पे उत्तर प्रदेश में प्रचलन बहुत है। मैं इवन उत्तर प्रदेश के लोग जो मुझे बाहर भी मिले हैं, काल मेघ का उपयोग हर व्यक्ति करता है, शतावरी का जी। प्रयोग ज्यादातर लोग करते हैं, अश्वगंधा के बारे में बहुत अच्छी लोकोक्ति है। इवन मैं बताऊं, अभी हमारे यहाँ बाराबंकी की तरफ से चीफ जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड में, शिमला में, जब बात चली खेती के बारे में, तो अश्वगंधा के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी लोकोक्तियां और फॉर्मुलेशन जो जन जन मानस में एक तरह से प्रचलित है, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। आप क्या देखते हैं कि इनकी प्रोन्नति कैसे की जा सकती है? ये मैं इसको लोक आयुर्वेद बोलता हूं। ये लोगों में प्रचलित आयुर्वेद है, जिसे बचाना भी हम सबका एक कार्य है। और इसको, इस विषय में भी आप अपने कुछ बहुमूल्य विचार रखें, आप कृपया बताएं। ये देखिए, आपके ध्यान होगा 2005 में जब आयुष को मेन स्ट्रीम करने की बात आई थी और एनएचआरएम जब बना था, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, तो उसमें जी। एक था मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुर्वेद। आयुष उसका बाद में हो गया, बट आयुर्वेद मेन था। उसमें एक ये भी था कि लोकल हेल्थ ट्रेडिशन को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे वैद्यों को व्यक्तिगत रूप से मैं भी जानता हूं, जब और अनऑर्थोडॉक्स बीमारियों के ट्रीटमेंट वो करते हैं, चाहे वो सर्पदंश का हो, चाहे वो ल्यूकोडर्मा का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। इसमें गवर्नमेंट के स्तर पर मुझे लगता है कि हमें हर चीज को गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये भी हमारी एक कमी है कि हम ये चाहते हैं कि हर चीज सरकार करे। सरकार ही जी। क्यों करे? एज ए सिटीजन हमारे भी तो, एज ए आयुर्वेद प्रेमी हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं। तो जी। उसमें हम लोगों ने एक ये प्रोजेक्ट, विश्व आयुर्वेद परिषद की चूंकि आपने चर्चा करी है, तो 2 प्रोजेक्ट पर अभी परिषद काम कर रही है। उनमें से एक ये भी है कि जो लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस हैं, हम उनका किसी तरीके से संग्रह कर सकें। वो अगर दे सकते हो कुछ फॉर्मुलेशंस, हम ये यूज करते हैं। एक ये विषय पे कार्य चल रहा है। दूसरा, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स पे काम चल रहा है जो आज तक पब्लिश नहीं हुई है। तो इसमें मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश के मसले में, कि अगर यहाँ इस तरीके का कोई डाटा आपके पास में हो कि वो कुछ परंपरागत फॉर्मुलेशंस, जैसे आपने नाबार्ड के मित्र का जिक्र किया, तो उनको हम लोग जाकर वो कर सकते हैं। और हम गए भी यहाँ, जहाँ मेरा निवास है यहीं के आसपास, एक मुझे पता लगा कि वो पक्षाघात की बड़ी सफल चिकित्सा करते हैं, ऐसे कई रोगियों ने आके कहा। हम गए भी उनसे मिलने के लिए। तो वो थोड़ा-सा दिक्कत ये हुई कि उन दिनों मैं शासकीय सेवाओं में था, तो उसे लगा कि शायद कोई अधिकारी जो है छापा मारने आ गया। तो वो मुख्य व्यक्ति जो थे, वो सामने नहीं आए। लेकिन उसके बाद में भी एक बार हम लोगों ने अपने अन्य लोगों के साथ उनसे बात करने की कोशिश करी। तो वो थोड़े-से इच्छुक नहीं होते हैं अपनी परंपराओं को कहने के लिए। लेकिन उसका भी रास्ता निकालेंगे। और लोक आयुर्वेद की लीगल और रेगुलेटरी चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन हम हाँ। उनको अगर एक लीगल फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए आगे लाएं, तो शायद बहुत बड़ा काम होगा। अगर आप मुझे परमिट करें तो 1 मिनट में मैं एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगा।
कि जी, जन जागरण समिति के नाम से एक एनजीओ है राजस्थान में। जी, जी, उन्होंने भंवर दवाई। जो वहाँ के लोक आयुक्त जो हैं, मतलब लोक आयुर्वेदा के नाम से अगर हम उसको परिभाषित करें, तो वहाँ गुणी कहे जाते हैं वे लोग। पूरी या हाँ तो जी। उन्होंने देखा कि वो गुणी जो हैं एक परंपरागत तरीके से पारिवारिक पद्धति से इलाज करते हैं, कोई किसी चीज़ का, कोई किसी चीज़ का। तो ख़ैर एनीवे, जब उन्होंने देखा कि बड़ा पोटेंट है और इनको लोकल नाम तो पता है औषधियों के, तो उन्होंने बॉटनिस्ट की एक टीम तैयार करी, उन गुणीज के साथ में वो गए और उन्होंने उसको बॉटनिकली आइडेंटिफाई किया और वो बुक भी पब्लिश हुई है। तो इस तरीके के जी, काम जी, जो हैं, वो जी। अब उससे क्या हुआ कि उनके चूँकि वो परंपरागत सिद्ध फ़ॉर्मूलेशंस हैं, पब्लिश कर दिए, पब्लिक डोमेन में आ गए, आप और मेरे जैसे प्रैक्टिशनर्स उनसे लाभ उठा सकते हैं। तो ये जी, मेहनती जी। काम है और इसमें लगना चाहिए। आपने ठीक कहा डॉक्टर साहब, ये जो राष्ट्रीय गुणी मिशन भंवर दवाई चलाती हैं, हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं वो। वहाँ पर हमारे आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य जियालाल जी हैं, डॉक्टर जियालाल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। एक डॉक्टर झाला बॉटनिस्ट रहे हैं, मुझे ज्ञान है पूरा। और उन्होंने वहाँ पर एक तरह से इसको डॉक्यूमेंट ही नहीं किया है, बल्कि रिवाइव भी किया है। और मुझे हुँ, याद है कि मलेरिया के प्रकोप के समय में उनके द्वारा जो स्थानीय फ़ॉर्मूलेशंस हैं, उनका काफ़ी बड़ा उपयोग उन्होंने किया। इवन कोविड में भी वो काफ़ी उनका उपयोग हुआ। डॉक्टर साहब, मैं अंत में आपको सिर्फ़ 2 चीज़ों से अपडेट करना चाहूँगा कि आपने जैसे कहा कि मेन स्ट्रीमिंग के समय में ये चर्चा हुई थी कि हमें इन जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो संस्कृतियाँ हैं स्वास्थ्य की, इनका डॉक्यूमेंटेशन, प्रलेखन, वैलिडेशन ज़रूरी है। आपने कहा लोग बताते नहीं हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अपना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, जो अहमदाबाद स्थित है। प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे और इसके पीछे की पृष्ठभूमि में हनीबी नेटवर्क हुआ करता था। मैं जब कॉलेज से निकला था, उस समय से मैं प्रोफेसर अनिल गुप्ता के साथ काम करता रहा हूँ और हमने इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट किया है। जैव विविधता से संबंधित जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं और विशेष करके आप जैसे हमारा अश्व आयुर्वेद है, वेटनरी में आयुर्वेद और मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत बड़ा उपयोग है। अभी यहाँ हम हाल ही में हमने परसों ये कार्यशाला की है, जिसमें हमने भारतीय सेना को भी बुलाया था। सेना का एक मोबाइल यूनिट है वेटनरी का, जो इक्वेंस के साथ में काम करता है और पूरे बॉर्डर पे जाकर के वो रसद पहुंचाना और अपनी टीम की सपोर्ट करता है। तो उनके साथ भी हमने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि ये मेडिसिनल प्लांट्स और ये ट्रेडिशनल नॉलेज कैसे जा सकता है। मैं अंत में एक चीज़ से थोड़ा-सा आपसे बात करना करूँगा कि आप वाकिफ़ हैं कि हमारा जो नेशनल बायोडायवर्सिटी बोर्ड है, अथॉरिटी है, एनबीए, स्टेट में हमारे बायोडायवर्सिटी बोर्ड हैं और हमारा एक्ट बायोडायवर्सिटी का लागू है, जिसकी अभी कुछ अमेंडमेंट हुई है, जिसमें कि प्रैक्टिशनर्स को जंगल से मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करने की अनुमति मिली है। इससे पहले बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटियों के माध्यम से काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। एक जीवनीय सोसाइटी है लखनऊ में, आदरणीय डॉक्टर एन मेहरोत्रा जी, जो सीडीआरआई के जी। उपनिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, आप परिचित होंगे उनसे। हाँ, उनके हाँ। साथ मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सुझाव दिया। मुझे लगता है हम सबको मिलकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सोचना है। उन्होंने कहा, भैया ऐसा करते हैं कि पंचायत स्तर का फार्माकोपिया बनाते हैं। अब पीबीआर जो है, आपका पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर है, वो उतने वैज्ञानिक तरीके से बना नहीं है, क्योंकि समय की सीमा भी नहीं थी, सीमा थी, जल्दी करना था। तो जो पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर को अपडेट करते समय कुछ कमियां रह गई हैं, तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं इसको ऐसा एक लोकल फार्माकोपिया बनाएं और उस फार्माकोपिया से हम लोग जो है वो एक लोकल चिकित्सा की बात करें और लोकल ज्ञान को दोबारा से रिवाइव करने की बात करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना, इनकम दुगनी होगी, चाइना को हमने बीट करना है, गांव में हमने अपने उद्योग लगाने हैं। मैं बहुत बहुत आशावान हूं कि आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, हम मिलजुल करके इसमें कुछ कुछ नए इसकी शुरुआत करेंगे। समय हो रहा है, लेकिन एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा। अभी हमारा एफएसएसएआई, जो फूड स्टैंडर्ड्स की जो अथॉरिटी है भारत सरकार की, उसने आयुर्वेद आहार के नाम से एक सेगमेंट को शुरू किया है, नोटिफाई किया है, अधिसूचित किया है। उस विषय में आप क्या संभावनाएं देखते हैं? क्या आयुर्वेद का इससे सच में बहुत बड़ा भला होने वाला है? देखिए, आज हम जब बात करते हैं आयुर्वेद की, तो एक शब्द उसके साथ जुड़ जाता है,
आयुर्वेद की क्या ग्लोबल स्थिति क्या है। तो मैं समझता हूं कि अधिकांश राज्यों में, अधिकांश देशों में आयुर्वेद की निर्मित औषधियों के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन जी, अगर जो जी, आयुर्वेद का मूल है, जब हम पढ़ते थे, आप पढ़ते थे, आप देखिएगा जो ग्रंथ आते थे लास्ट में उसमें परिशिष्ट अपेंडिसेस, और उन हर एक में अनुपान पर बहुत महत्व दिया जाता था। जी, तो सच्चाई ये भी है, जो पुराने हमारे सिद्ध वैद्य हैं, वो अनुपान को ही मेन औषधि मानकर चिकित्सा करते आए हैं। तो आहार जी, के आने से दो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। एक तो ग्लोबल एस्पेक्ट्स पे आयुर्वेद बहुत तेजी के साथ में फैल सकता है। दूसरा, जो हमारे सामान्य चिकित्सक हैं, जिनको अनुपान बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो जब ये इस तरीके के रेडीमेड चीजें मिल जाएंगी, तो वो ऐड ऑन कर देंगे कि ये औषधि लेनी है और ये आहार है, इसके साथ आप ले लीजिएगा। तो अभी नया कंसेप्ट है, और मैं तो हमेशा किसी भी नए प्रोटोकॉल और कंसेप्ट के लिए बहुत आशावादी रहता हूँ। समय वास्तव में हो गया है, लेकिन अभी आपने बायोडायवर्सिटी एक्ट की चर्चा करी, तो बस एक टिप्पणी मैं उस पर भी करना चाहूंगा। जी, आपके ध्यान होगा कि बायोडायवर्सिटी एक्ट में एक ये लॉ है कि लोकल रिसोर्सेज को अगर हम यूज करते हैं और आउट ऑफ दैट रिसोर्स अगर हमें उसका कुछ कमर्शियल प्रॉफिट होता है, तो उसका 1% जो है वो हमें वहां के ग्रोवर्स को या उस जाति को देना होता है। ये एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग। बायोडायवर्सिटी एक्ट की एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा जी, फ्लॉक है, सबसे बड़ी कमी है इस एक्ट की, कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा में बैठे सारे मैन्युफैक्चरर दिल्ली से खरीदते हैं। उनको नहीं पता है कि उनका रॉ मटेरियल ओरिजिनेट किस राज्य से हुआ है। बायोडायवर्सिटी के स्टेट बोर्ड जो हैं वहां उनको नोटिस भेज देते हैं कि आपने जो है, आपका टोटल इतना हुआ, इतना % आपको यहाँ देना है। वो ठीक है एक प्रोसीजर, लेकिन वो वहां तो नहीं गया ना जिसको हक उसको मिलना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर लोकल स्तर पर इसको किया जाए, और अभी आपने कहा कि एक ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता, तो भारत सरकार का एक और बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है आयुष ग्राम कल्पना। तो आयुष ग्राम कल्पना पर भी आप काम कीजिए, कोई विषय रखिएगा, वहीं पर एक ग्राम को चिन्हित कर उसके चारों तरफ की जितनी भी पंचायत हैं उनको इंक्लूड करके उसको एक यूनिफाइड योजना के तहत वहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, वहीं उसका वैल्यू एडिशन हो, और वहीं पर ये सारी चीजें हों, तो एक अद्भुत परिकल्पना हो सकती है। और आयुष ग्राम अगर आपको वास्तव में कहीं देखना है, ये बहुत अच्छे चल रहे हैं देश भर में, वो है छत्तीसगढ़। जी, जी। डॉक्टर साहब आपने जैसे कहा मैं आपने निर्माणशालाओं की बात करी मैं ये मुझे लगता है लास्ट वाली बात हम करेंगे। आपको विदित है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर एक टीए शेड्यूल है, जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है और हमारे मंत्रालय के वेबसाइट में नेशनल मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड के वेबसाइट में अपडेट करना ज़रूरी है कि उन्होंने अपनी निर्माणशाला में कौन से योग के लिए क्या-क्या रॉ मटेरियल खरीदा और वो अब 157 हम ए है, रूल नंबर 157 ए। 7A हाँ, जी। ठीक कह रहे हैं आप। तो उसमें अब हमारी जिज्ञासा उसके अंदर ज़्यादा बढ़ गई है कि हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ये मटेरियल कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है मतलब कि अगर वो हमें बताना शुरू कर देंगे, सच्चाई बता देंगे, तो हम उनको किसानों से जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है। आप वॉल्यूम बता दीजिए, किसान को अगर किसान से संबंधित किसान की बीएमसी को रॉयल्टी जाती है थोड़ी बहुत, तो एकदम से बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा। तो शायद यही परिकल्पना को लेकर के कानून सरकार ने ये बनाए हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट कराना हम सबका दायित्व है। आपने समय निकाला डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आज हमने जिन विषयों को आपने रखा है, हम इनको जारी रखेंगे और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में ये जो वैचारिक एक मंथन है, एक ज्ञान गंगा है, इसको हम आगे बढ़ाएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद चंदन जी, आपने अपने इस यात्रा में मुझे अपना साथी बनाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपनी तरफ से यही कह सकता हूँ कि इन विषयों पर जिसमें मुझे थोड़ी-सी जानकारी अगर है, वो समाज के और आयुर्वेद के काम आ सके, तो मैं हमेशा बिना किसी संकोच के आपके साथ उपलब्ध रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। आप ज्ञान के भंडार हैं, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत जानकारी है।
इन सब विषयों में हम बारी-बारी से और डिटेल में आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। जी। थैंक यू।